तो आज का जो विषय है, जिस विषय को हम लोग जारी रखेंगे, वो है उपकला उतक। मैं कल आप लोगों को उतक के विषय में बहुत थोड़ी सी बातें बताया था कि उतक क्या चीज़ है। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो नियमित प्रकार की एक जैसी कोशिकाएं होती हैं और उनका संभवतः कार्य किसी एक विशिष्ट रिजल्ट को प्राप्त करने हेतु ही नियमित होता है। शरीर में कोशिकाएं कई अलग अलग प्रकार का निर्धारण करती हैं। जैसे मान के चलिए, ब्लड जो खून है वो भी कोशिकाओं का ही समूह है। ऐसे ही बाल, मानव के शरीर का बाल, वो भी कोशिकाओं का समूह है। आंखें, वो भी कोशिकाओं का समूह है। हड्डियां, वो भी कोशिकाओं का ही समूह है। तो कोशिकाओं में आखिर ऐसा क्या डिफर होता है कि वो अलग अलग रूप धारण करती हैं। जैसे रक्त की कोशिका लिक्विड फॉर्मेट में होती है, वहीं अस्थि की कोशिकाएं जब मिलती हैं तो बहुत रिजिड हार्ड हिस्से का निर्माण करती है। बाल का हिस्सा जो आप देखते हैं, जिसका प्रारूप मांसीय कोशिकाओं से बिल्कुल अलग होता है। शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो एक प्रश्न तो यही बना कि आखिर ऐसा क्या इनमें होता है जो इसे डिफर बनाता है। ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर हम लोग कोशिकाओं को बांटें सामूहिक रूप में, तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम कोशिकाओं को सामूहिक रूप में बांट देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि चार मूल प्रकार में कोशिकाओं के समूहों को, अर्थात ऊतकों को, अर्थात टिश्यूज को, जिसे हिस्टोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है। पहला प्रकार इपिथेलियल ही है, जिसे उपकला ऊतक बोला जाता है। उपकला ऊतक शब्द से ही प्रतिबिंबित होता है। उपकला माने ऐसी कलाएं, यानी ऐसी फॉर्मेशन जो सब डिविजन, मतलब सेकेंडरी रोल प्ले कर रही हो आपके शरीर में। प्राइमरी रोल इसका नहीं होता। यानी जैसे स्किन है, अब मान लीजिए रात भर आपको पानी के अंदर डाल दिया जाए, तो कल आप फूले हुए निकलेंगे क्या, किशमिश की तरह? नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? आपकी कोशिका तो अर्धपारगम्य होती है, सेमी पेमेरेबल होती है। अर्धपारगम्यता का गुण होता है कि नहीं होता है कुणाल जी? अर्धपारगम्यता यानी किशमिश की तरह जैसे कुछ चीजें कोशिकाओं के अंदर जा सकती हैं। और इपिथीलियल कोशिकाओं का भी ये गुण है, सारी कोशिकाओं का ये गुण है, अर्धपारगम्यता का गुण। लेकिन जब आपको पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, पानी के किसी भी चीज में डुबोते हैं आपको, तो आप फूलोगे नहीं। ऐसा क्यों है? या ऐसा क्यों नहीं है कि आपके अंदर अगर एक नियमित मार्ग ना हो, जैसे यूरिन का मार्ग बिल्कुल नियमित है, जैसे पसीने की वाहिकाएं, उसका उसका रोमकूप बिल्कुल नियमित है, ऐसा क्यों नहीं है कि कहीं से भी एक्स्ट्रा पानी होने पे शरीर जो है वो किधर से भी, जैसे हाथ की ही चमड़ी फट गई और इधर से ही सारा का सारा ब्लड बाहर हो गया। ऐसा क्यों नहीं होता है? हार्ट में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और खून तेजी से नहीं भाग पाता, तो क्या होता है, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं होती हैं। फिर आप स्टंट लगाते हैं और उस नस को चौड़ा कर देते हैं। यही होता है ना। तो हृदय पे तो कोशिकाएं जो हैं वो अपना प्रेशर बना पा रही हैं, लेकिन आखिर पेट को क्यों नहीं फाड़ देती बीच में से? जैसे खूब सारा खाना खा लिया, कभी ऐसा देखा आपने, खूब सारा खाना खा लिया हो और पता लगे पेट फट गया हो? ऐसा बोलते तो हैं कि अरे बहुत खाना खा लिया, ऐसा लग रहा पेट फट जाएगा, लेकिन ये संभव है प्रैक्टिकली कि पेट फट जाए? इपिथीलियल टिश्यू की खासियत ही ये होती है। अर्धपारगम्यता का गुण उनका उन कोशिकाओं के मुकाबले बहुत कम होता है, जो इवन अस्थि कोशिकाएं भी अर्धपारगम्यता के कम गुणों का निर्वहन करती हैं। सर्वाधिक मात्रा में जिन गुणों का निर्वहन होता है वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब जैसे, और आप अपने कमरे में जहां बैठे हुए हैं, आप चारों तरफ एक बार निगाह उठाइए और अपने कमरे को देखिए। आप देखिए, आप देखेंगे कि आपकी चारों तरफ की दीवारें जो हैं वो रंगी पड़ी हैं। रंगी है ना, किसी ना किसी रंग से, है कि नहीं है? ऐसे ही आप मान के चलो, आप कमरे में नहीं, आप पेट के अंदर बैठे हुए हो। पेट यानी स्टमक के अंदर। ठीक है, गर्भाशय मत समझ लीजिएगा। पेट के अंदर बैठे पड़े, स्टमक के अंदर। चारों तरफ की दीवार को आप देख रहे हैं, तो इनर वॉल जो है आपके एब्डोमेन की, वो एक लेयर से ढकी पड़ी है। मूल क्या है उस दीवार का? ईंटें
इसका मूल तत्व है कि नहीं है? ईंट के ऊपर प्लास्टर चिपका पड़ा है, प्लास्टर के ऊपर पुट्टी हुई है, उसके बाद कलर हुआ पड़ा है और फिर आप उसके अंदर सिक्योर बैठे हुए हैं। अब अगर बाहर से पानी बहुत तेजी से आए तो वो दीवार को चीरता हुआ प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो ऐसे ही, और जैसे मेरी दीवार पे एक साइड में शीशा लगा पड़ा है, तो मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पानी, जो ओस है, जो शीत है, वो मेरे शीशे की दूसरी तरफ रहती है, जबकि मैं कभी उस पे पानी नहीं फेंकता। अर्थात कुछ स्थान पे सामने की दीवार जो ईंट की बनी पड़ी है, इसे पार कर पाना उस शीत की बूंदों के लिए लगभग नामुमकिन है, परंतु शीशे को वो पार कर जाती हैं और वो आ भी जाती है। इपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल इसी प्रकार का कार्य करता है, बाहर से भी सुरक्षा देता है और अंदर से भी सुरक्षा देता है। नहीं देता तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या करता, वो आपके पेट को ही डाइजेस्ट कर देता है। सोचिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी जो पेट के अंदर आपका एसिड है, वो क्या करता, सबसे पहले वो पेट को ही डाइजेस्ट कर देता। पेट डाइजेस्ट यानी कि ठीक उसी प्रकार जैसे आप किसी जीव का भक्षण करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो किसी जीव का भक्षण करता है, मांस खाता है, और वो मांस खा के उसे पचा ले जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे इजीली ब्रेक डाउन करने की क्षमता रखता है। अब प्रश्न ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या ऐसी चीजें हैं जो ब्रेक कर सकता है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जो आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में बिठा के रखना है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को इससे संबंधित मिलेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये जानना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए पाचन वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं, और कौन कौन सी चीजें अपाच्य होती हैं, जिसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पचा पाता, लिहाजा बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस को आके मिलना पड़ता है उस एसिड के साथ में, पचे हुए खाने में जो है, और फिर वो आगे पचता है। बहुत सारी चीजें हैं। पाचन हमारा कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू हो जाता है, माउथ से। सबसे पहली चीज है जो लार है, स्लाइवा जिसे बोलते हैं, वो आके मुंह में मिलती है, और उसके बाद पाचन शुरू हो जाता है। तो पाचन वहीं से शुरू हुआ, फिर इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर ड्यूडेनम में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जियोजेनम, इलियम, सीकम होते हुए आपके शरीर को वापस लिवर से होते हुए, ब्लड से होते हुए शरीर की तमाम कोशिकाओं तक पहुंच गया। लेकिन इस तमाम प्रक्रिया में बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे एसिड, बहुत सारे क्षार यानी बेस इन्वॉल्व हुए, और ये वो केमिकल्स हैं जिनकी क्षमता बहुत जबरदस्त है, बहुत खतरनाक है। जैसे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे ही आपके इसोफेगस में बहुत सारे केमिकल्स हैं, ऐसे ही आपके पेट में है, आपके ड्यूडेनम में है। इन सब के पास अलग अलग क्षमताएं हैं, परंतु ये शरीर के अंग पे निष्क्रिय हैं। क्यों है? क्योंकि शरीर जो है वो आंतरिक रूप से कुछ कुछ चीजों से घिरी पड़ी है, आंतरिक रूप से ऐसी परत चढ़ी पड़ी है आपके शारीरिक अंगों पे, जो शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। जैसे गर्म पानी को अगर आप प्लास्टिक के बाल्टी में रखेंगे, तो प्लास्टिक की बाल्टी जो है वो क्या होगी, पिघल सकती है ना। लेकिन अगर आप उसे स्टील के बाल्टी में रखेंगे तो वो नहीं पिघलेगी। और वही बाल्टी जो अंदर से स्टील की है, बाहर से स्टील की है, और बीच में प्लास्टिक लगा पड़ा हो, तो भी प्लास्टिक नहीं पिघलेगा, ठीक है ना। इवन बाहर तो फिर हीट भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना। बीच में अगर मान लीजिए दो दीवार है, और उसके बीच में फोम भर दिया जाए, तो अंदर की हीट, सेमीकंडक्टर वाला जो सिद्धांत है वो लागू हो जाएगा, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। मिल्टन का बॉटल है आप लोगों के पास में? मिल्टन का बोतल, उसके अंदर यही गुण होता है। वो बाहर से भी वैसा ही स्टील जैसा दिखेगा, अंदर से उसकी लेयर अलग तरीके की, और बीच में उसमें कुछ भरा पड़ा है पदार्थ, जिसके कारण से वो हमेशा न बाहर के तापमान के कारण वो प्रभावित नहीं होता है। अगर आप गर्म पानी रखते हैं तो गर्म का गर्म ही रह जाएगा, ठंडा रखते हैं तो ठंडे का ठंडा ही रह जाएगा, क्योंकि अंदर की ऊर्जा बाहर जा नहीं पा रही है, और बाहर के अंदर आ नहीं पा रही है। ऐसा ही है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, मिल्टन के बॉटल के जैसा, बाहर से भी घेरे हुए हैं, अंदर से भी घेरे हुए हैं। और इन्हीं सब का अध्ययन पूरी तरीके से एपिथेलियल के अंदर किया जाता है। कुछ अलग अलग प्रकार माने गए हैं, जैसे
कॉलम के जैसा एपिथेलियल होता है, कॉलमनर, ठीक है। क्यूबॉइड यानी घन के जैसा होता है, ठीक है। इसी प्रकार के स्ट्रेटिफाइड होता है, चिपटे आकार का होता है। इन्हीं सारे प्रकारों का अध्ययन पूरा पूरा एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि उपकला ऊतक के कितने प्रकार संभावित हैं। तो स्क्वैमस सबसे पहला प्रकार है। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो पहला प्रकार है। स्क्वैमस का मतलब होता है जो पतली और चपटी कोशिकाएं होती हैं, उसे स्क्वैमस एपिथेलियम के अंतर्गत लिया जाता है। ये आप लिख सकते हैं, ये रवि जी लिख लीजिए। स्क्वैमस यानी कि जो पतली चपटी कोशिकाएं होती हैं। फिर दूसरा है क्यूबॉइडल, जैसे मैंने अभी बताया, वो बेलन की जैसी, क्यूब की जैसी जो संरचनाएं होती हैं उसे क्यूबॉइडल बोला जाता है। और स्तंभ का आकार यानी कॉलमनर, जो लंबी होती हैं और सामान्यतया संख्या में अन्य के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। आगे लिखिए। स्क्वैमस जो होता है उसे उसका कहाँ कहाँ स्क्वैमस पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिए। स्क्वैमस इज इक्वल टू कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाओं में, एल्वोलाइज में। एल्वोलाई का मतलब होता है जहाँ पे आपकी श्वास रक्त के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है, उसे एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। कैसे ये सेटल होती है, लिखिए। मूल रूप से मूल रूप से लेस सिक्योर जगहों पे, जहाँ पे बहुत कम सिक्योरिटी की आवश्यकता हो, वहाँ ये कोशिकाएं होती हैं। लेस सिक्योरिटी की, न्यूनतम सुरक्षा की आवश्यकता जहाँ होती है, वहाँ सरल स्क्वैमस यानी कि सिंपल स्क्वैमस होता है। ऐसे ही घनाकार है क्यूबॉइडल। अगली हेडिंग, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब हुआ ये कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले चीज जो है, ये होती है आपके किडनीज वॉल पे, किडनीज में। किडनी से संबंधित बहुत सारे अंग होते हैं, वहां पे उनके आसपास में चारों तरफ, चाहे यूरेटर यूरेथ्रास के पास भी देखे तो आपकी ये क्यूबॉइडल मिल जाती हैं। क्या इनका कार्य होता है? इनका कार्य होता है स्राव करना। सिक्रीशन इज द मेजर टास्क ऑफ क्यूबॉइडल्स। सिक्रीशन जो है वो इनका मूल गुण है, ठीक है। आगे है स्तंभ के आकार की। स्तंभ आकार यानी कॉलमनर। कॉलमनर मुंह में कॉलमनर टिश्यू ही होता है, कॉलमनर एपिथेलियम। इसका भी कार्य सुरक्षा, सिक्योरिटी है। खास बात इसकी ये है कि ये कई बार नष्ट होती है, वापस बहुत जल्दी जन्म ले लेती है। खास बात इसकी ये है कि बाकियों के मुकाबले ये जल्दी नष्ट होके वापस जन्म ले लेती है, यानी कि रीजेनरेटिव क्वालिटीज इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बस इन्हीं तीनों के आधार पे आपका पूरा उपकला ऊतक जो है वो कार्य करता है, ठीक है। उपकला ऊतक से संबंधित कुछ प्रश्न भी बनते हैं, इसे मैं आप सभी को जब टिश्यू समाप्त कर रहा होऊंगा तो उस समय आपको जरूर लिखवा दूंगा कि आखिर ये कितने कितने प्रकार से क्या क्या इसका कार्य है। आगे लिखिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू लिखिए। कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक ऐसे कोशिकाओं का समूह है, ऐसे कोशिकाओं का समूह है, यानी दिस तो इज कनेक्टिव टिश्यू के बाद में क्या बोला था? संयुति। संयोजी ऊतक। संयोजी यानी संयोजन करने वाला, समझी? संयोजी ऊतक संयोजन करने वाला जो होता है, संयोजी ऊतक। देखिए कनेक्टिव टिश्यू ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो बाइंडिंग अर्थात शरीर के शरीर की कोशिकाओं को बांधने का कार्य करती हैं। शरीर की कोशिकाओं को बांधने का कार्य करती हैं। शरीर की कोशिकाओं को बांधने का कार्य करती हैं।
आगे लिखिए, संयोजी ऊतक के मूल गुण, संयोजी ऊतक के मूल गुण। देखिए, इन कोशिकाओं में, संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में व्यापक मात्रा में स्थान खाली रहता है, बीच बीच में स्थान खाली रहता है। जैसे आपने अंगूर देखा है ना, दो अंगूर के गुच्छे लीजिए और आपस में उसे सेट कर दीजिए, एक अंगूर का गुच्छा इधर, एक अंगूर का गुच्छा इधर, और उसे वापस में ऐसे मिला के सेट कर दो। तो वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से जकड़ जाएगा, है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी स्पेस खाली रह जाएगी कि नहीं बीच बीच में। वो तरल संयोजी ऊतक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, इसमें व्यापक मात्रा में स्पेस खाली रह जाती है। आगे लिखिए, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को दर्शित करती हैं या प्रदर्शित करती हैं, को प्रदर्शित करती हैं। आगे लिखिए, इन ऊतकों में, यानी कनेक्टिव टिश्यूज में, इन ऊतकों में दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। पहला है कोशिकीय आधार पे और दूसरा है मैट्रिक्स के आधार पे। मैट्रिक्स का मतलब जो कोशिका के अंदर जो तत्व है उसे आप सामान्य रूप से मैट्रिक्स समझ सकते हैं। पहला है कोशिकीय आधार पे और दूसरा है मैट्रिक्स के आधार पे। ठीक है, अब आगे लिखिए, मैट्रिक्स को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मैट्रिक्स को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ग्राउंड सब्सटेंसेस के आधार पे, ग्राउंड सब्सटेंसेस यानी कि मूल पदार्थ के आधार पे, और फाइबर्स के आधार पे, फाइबर्स के आधार पे, फाइबर्स के आधार पे। लिखिए, इनमें, इन ऊतकों में, यानी इन टिश्यूज में कई प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर का मतलब होता है तंतु, तंतु का मतलब अभी बताऊंगा, आप लिखेंगे प्रकार तो समझ जाएंगे। इन कोशिकाओं में कई प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जैसे इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर यानी कि खींचे जा सकने वाली जो क्षमता होती है। दूसरा है रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर समझते हैं कैसा है? रेटिकुलर फाइबर जैसे मकड़ी को देखा आपने, मकड़ी क्या करती है, ऊपर चढ़ के और फिर ऐसे जाल बनाती है ना, ऐसे पकड़ती है, ऐसे पकड़ जकड़ लेती है, इसे रेटिकुलर्स बोलते हैं। रेटिकुलर यानी कि कोई भी चीज जो किसी चीज को ऐसे जकड़ ले और उसको बांध के रखे। बांधे जाने के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे सामान्य तौर से मान लीजिए मैंने ऐसे करके बांध दिया, ठीक है, ये भी एक बांधे जाने का तरीका है। और दूसरा तरीका जो रेटिकुलर वाला है वो है ये। तो जो इलास्टिसिटी वाला है वो ऐसे बाइंडेड है, उसको आप खींचोगे तो वो इतना स्ट्रेच हो सकता है ना, इसके बाद खींच दोगे तो टूट भी सकता है। लेकिन रेटिकुलर जो होता है वो इस तरीके से बाइंड करता है। आगे लिखिए, नर्व फाइबर्स, तीसरा है नर्व्स में, मतलब फाइबर्स में नर्व फाइबर। चौथा है कोलेजन फाइबर, कोलेजन, COLLAGEN, कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर का मतलब हो गया कि जो पतली पतली रेशेदार नसें निकली रेशेदार जो वाहिकाएं निकली रहती हैं उसे कोलेजन बोलते हैं, कोलेजन तंतु। ठीक है, इत्यादि, ETC। इतने प्रकार का फाइबर जो है वो मैट्रिक्स में, इन कोशिकाओं के मैट्रिक्स में रहता ही रहता है। क्या क्या, कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर लिख लिया ना। आगे लिखिए, ग्राउंड सब्सटेंसेस में, ग्राउंड सब्सटेंसेस में यानी अन्य पदार्थों में लिख सकते हैं, प्रोटीग्लाइकन, प्रोटीग्लाइकन नामक तत्व या पदार्थ, प्रोटीग्लाइकन नामक पदार्थ, SO4 इत्यादि रहते हैं।
इत्यादि रहते हैं। ठीक है, बस अब आगे लिखिए। कनेक्ट कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू में पोषण का गुण पाया जाता है। पोषण का गुण पाया जाता है। इसके इसके दो मूल प्रकार हैं, या दो उदाहरण हैं। इसके दो उदाहरण हैं। अब पहली हेडिंग भी डाल लीजिए, ब्लड। पहली हेडिंग है अब ब्लड, और ये यहीं से हम लोग विषय प्रवेश कर रहे हैं। ये एंट्री गेट मान लीजिए आपके एनाटॉमी का, और साथ में आपके मेडिकल योगा प्रैक्टिसेस का। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनके आधार पे न केवल आप नेट की परीक्षा पास करेंगे, अपितु आप उन परीक्षाओं को भी पास करेंगे जो प्रतिदिन कक्षाओं में जाके अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाते हैं आप। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे योग के अध्यापकों को जानता हूँ जिनकी मासिक आय तकरीबन 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपए तक भी है, परंतु वास्तविकता ये भी है कि वो सिवाय मूर्ख बनाने के अपने क्लाइंटों को, भोले भाले सीधे सज्जन क्लाइंटों को, और कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि एक भी प्रश्न का वैज्ञानिक बेस उत्तर उनके पास नहीं है। वैज्ञानिक बेस उत्तर का मतलब ये है, नहीं होगा विश्वास आपको तो आप हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत ना हो, तो आप एक काम कीजिएगा, जस्ट डायल पे फोन कीजिएगा, 10 बार 8 उसका नंबर होता है, और फोन करके अपने योगा टीचरों का नंबर मांग लीजिएगा कि मेरे को योगा टीचर चाहिए। और आप किसी भी योग के अध्यापक को फोन लगाइएगा, और सिर्फ इतना पूछिएगा कि सर, मेरे को न्यूट्रोफिल्स में परेशानी है, और मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि योग करने से ठीक हो जाएगा। अगला व्यक्ति गारंटेड है कि वो क्या बोलेगा आपको पता है, या आपको कोई फोन करेगा तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं पूछूंगा फिर, अगर कोई पूछे कि क्या चार्जेस हैं आपके, तो आप बताएंगे ना कि सर या मैडम, 8,000 रुपये 3 क्लासेस, हफ्ते की 12 क्लासेस 1 महीने की। तो बोले नहीं नहीं सर, 2,000 रुपये ले लो। अरे ये तो 2,000 में तो तुरंत पहले फोन कट करोगे, और फिर अपने मित्र से बोलोगे कि पता नहीं कौन था 2,000 रुपये में योगा टीचर ढूंढ रहा है। यही है ना आपके शब्द, कल्पना कीजिए। जबकि आपको भी अगर मैं आपसे पूछूं इस समय कि आप क्या इतने योग्य हैं कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या प्रतिशत होता है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं? तो ये परिस्थिति ना आए, कम से कम हम लोग कोशिश करें कि इतनी बातें अपने जीवन के लिए, मैंने आपको बताया ना कि नेट की परीक्षा कम, आपके गुणवत्ता युक्त योग टीचर बनने की परीक्षा पहले ज्यादा है। पहले आप अगर क्लासी क्वालिटी युक्त योग अध्यापक बन जाएंगे, नेट तो परीक्षाएं फिर कोई ऐसी नहीं है जिसे आप पास ना कर जाए। नेट को तो बहुत बहुत मतलब बहुत छोटी चीज है आपके लिए। अगर आपके पास गुणवत्ता है, क्वालिटी है, तो हो सकता है आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो उन गुणवत्ता के पीछे भागने की कोशिश कीजिए, जहां पे आप अपने आप को हमेशा शर्मिंदगी के साथ देखें, और उसके बाद मोटिवेट होकर स्टार्ट करें। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, नहीं, वास्तविकता है इसमें। हेडिंग डाल के रखिए, ब्लड। लिखिए, रक्त, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक उदाहरण है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक उदाहरण है, यानी कि द्रव संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त विज्ञान का अध्ययन रक्त विज्ञान का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी कहलाता है, जिसका तात्पर्य जिसका तात्पर्य हीम इज इक्वल टू ब्लड। इसका तात्पर्य नीचे लिखिएगा दूसरी लाइन से, हीम इज इक्वल टू ब्लड, और लोगोस इज इक्वल टू स्टडी। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है हेमेटोलॉजी, हीम प्लस लोगोस, जिसका तात्पर्य हीम इज इक्वल टू रक्त, और लोगोस इज इक्वल टू स्टडी। ठीक है, हीम को कई बार HAEME नाम से भी देखा जाता है। तो अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से उच्चारित करते हैं।
ठीक है। हीम एंड लोगोस यानी कि रक्त का अध्ययन। आगे देखिए, रक्त के अंदर, रक्त के अंदर कुल चार प्रकार के, चार प्रकार के कॉम्पोजिशंस का, कॉम्पोजिशन का स्वरूप स्थित होता है। चार प्रकार के कॉम्पोजिशन का स्वरूप स्थित होता है। कंपोजिशन को क पर अंक की मात्रा पोजीशन लिखने वाले लोग ऐसे मत लिखिएगा, स्पेलिंग के साथ लिखिएगा। कॉम्पोजिशन, COMPOSITION। इतनी अंग्रेजी आपको जाननी जरूरी भी है। कंपोजिशन चार कंपोजिशन से मिलकर बनता है। पहला है प्लाज्मा, नंबर वन एंड मोस्ट, प्लाज्मा। दूसरा है आरबीसीज यानी लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज। तीसरा है WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स। और चौथा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, बिंबाणु। हिंदी इनकी बड़ी खतरनाक है रक्त की, इसलिए कहीं कहीं अंग्रेजी का ही, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे किसी बम का मैं नाम ले रहा हूँ। रुधिराणु, बिंबाणु, ऐसे ऐसे नाम है इनके, है ना। तो इसलिए हिंदी से ज्यादा यहाँ थोड़ा अंग्रेजी का वो करेंगे। आगे लिखिए, रक्त का पीएच, रक्त का पीएच 7.5 यानी 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। 7.35 से लेके डैश 7.45 तक होता है। अर्थात यह एल्केलाइन होती है, क्षारीय होती है। अब एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि पीएच क्या चीज होती है। पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है, जिसका जो एक मानक निर्धारित करता है कौन सी चीज अम्लीय है। यदि वो 7 के नीचे की है तो वो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करती है। तो आप ये बात याद रखिएगा, पीएच जो है वो किसी भी चीज का पीएच कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे लार का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो पेट के अंदर पाचन कर रहा है मूल रूप से पहला आपका एसिड, उसका पीएच कितना होता है, या फिर बाइल डक्ट के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर उपस्थित जो लिवर से निकला हुआ बाइल है उसका पीएच कितना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तमाम इनपुट्स के बाद, नाम लेके मैं पूछूंगा, वही बताएगा, अन्य कोई नहीं। कि ऋत्विका जी, सबसे पहले ऋत्विका से ही पूछते हैं, अभी इनका ही प्रश्न आया था कि अ, आपको क्या लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होना चाहिए। अनम्यूट कर सकते हैं ना आप लोग, एक सेकंड में देख लो। सर कम ही होना चाहिए। कितने पता से? अच्छा, 5-4 के आसपास। अच्छा कोई बात नहीं। राधा तिवारी जी से पूछते हैं, राधा जी कितना होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। रवि शर्मा जी कितना होना चाहिए। कोई आइडिया नहीं। ये परीक्षा कॉमन सेंस की है, ये कभी मत सोच के चलिएगा। मेरी मेरी जो छोटी बहन है वो पिछले के पिछली बार नेट की परीक्षा प्रिपेयर कर रही थी, तो वो उसने पढ़ाई की सारी चीज़ें एजुकेशन से, तो वो पहुंची नेट की परीक्षा देने। परीक्षा दी तो आके बोलती है कि मैंने जितना पढ़ा था उसमें से एक भी नहीं आया। और जब मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे तो मैंने उसकी सारी प्रश्नावली उसके पुस्तकों में प्रदर्शित कर दी कि ये देखो, क्योंकि प्रश्न जो है वो सीधे कभी नहीं आता, जैसा किताब में है बिल्कुल वैसा नहीं आता। जो प्रश्न बनाता है वो किताब देखता है और उस प्रश्न को घुमा के आपके सामने रखता है। तो अगर मैंने, अब देखिए मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो, उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 7 से कम होगा, है कि नहीं है। एसिड है ना वो। और यदि क्षार की मैं बात करूं तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल उपस्थित है वो
तो उसका तो नाम ही बाइल है, जाहिर सी बात है कि उसका 7 7.5 से ज्यादा होना चाहिए। अधिक होगा। ऐसे ही समस्त शरीर में अलग अलग जितने भी लिक्विड है, उन सब का पीएच आपको बिल्कुल आपकी जबान पे रखे रखे रखना है। यही आपका आज का होमवर्क भी रहेगा। सारे पीएच एक लिस्ट बनाइएगा, लार का, आंसू का, ब्लड का, यूरिन का, पसीने का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, बाइल का, पैनक्रियाटिक जूस का, पेप्सिन का, रेनिन का, इन सब का जितने भी हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं आपके शरीर में, इन सब का पीएच करीब करीब 12 से 15 लिक्विड आपको मिलेगा। 15 मेजर लिक्विड जिनका पीएच निर्धारण किया जा सकता है, वो बिल्कुल आपके जबान पे रखे रहना है, ठीक है। कल मैं आपसे इन्हीं रफ्तार में पूछूंगा तो आप मुझे बताइएगा। आगे लिखिए। अ, रक्त का तापमान, सामान्य तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ±10 हमेशा रहता है। यानी बहुत ठंडे में भी चलेगा तब भी काम चल जाएगा, और बहुत गर्म में चलेगा तब भी काम चल जाएगा। ±10 तो ये मेंटेन कर लेता है। लेकिन अगर कम में चले गए तो फिर एक होता है ना कि रक्त जमा देने वाली ठंड पड़ती है कई स्थानों पे, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इससे क्या होता है, जिनकी नसें कमजोर होती है, इसमें भी एक बीमारी होती है। ठीक है, कभी उसका अध्ययन आगे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आगे लिखिए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा तकरीबन 5 से 6 लीटर होती है। ब्रैकेट में लिखिएगा, महिलाओं में ये 4 से 5 लीटर होती है। वयस्क महिलाओं में या वयस्क पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं। आगे लिखिए। अब एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक चार्ट में पहले ऊपर हेडिंग लिखिए छोटी सी, ब्लड, और उसको दो हिस्सों में बांट दीजिए। पहली हेडिंग हो जाएगी प्लाज्मा, और दूसरी हेडिंग मतलब दूसरा उसका प्रकार हो जाएगा कोशिकीय तत्व। प्लाज्मा एंड कोशिकीय तत्व। पहली हेडिंग यानी कि प्लाज्मा पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा कोशिकीय तत्व। प्रियंका जी नींद आ रही है? तुरंत जब भी नींद आए तो पानी लेते हैं और पी के नींद को भगा दीजिए, क्योंकि ये वो चीज है जो जीवन में पूरी नहीं हो सकती, है ना। आप सर कितना कोशिकीय तत्व को सेल कंपोनेंट लिख लूं इंग्लिश में? सेल्यूलर एलिमेंट्स लिखेंगे। चलिए। एलिमेंट्स, कंपोनेंट और एलिमेंट में व्यापक अंतर है। एलिमेंट वो चीज जो, जिसके बिना वो चीज ही नहीं है, और कंपोनेंट वो चीज जो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले काम चला देंगे। तो कंपोनेंट और एलिमेंट में भी व्यापक अंतर है। शब्दों का ही सारा खेल है। शब्द को ब्रह्म ऐसे ही नहीं कहा है, शब्द वही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। किसी ने पूछा था ब्रह्म क्या है, सुनो दोपहर वाले लेक्चर में। तो मेरा मन किया, ऐसा ना प्रश्न कोई पूछता है तो अपना भी उत्तर याद आता है। लेकिन अब मेरे भी सीनियर बैठे थे तो वो तो बता दिए बहुत सिंपली कि आप ही ब्रह्म है। नहीं तो मैं तो जैसे कोई पूछ दे कि जीवन क्या है, तो सबसे फनी उत्तर तो ये है कि मेरे हमारे यहाँ जब हम लोग 8वीं 9वीं में थे, तो आर्ट्स के टीचर आते थे, हमारा लास्ट लेक्चर होता था। ठीक है, और वो आते थे तो सबसे पहले वो ब्लैक बोर्ड और चौक वाला जमाना था हम लोगों का, अब तो वाइट बोर्ड आ गया। तो सबसे पहले आके क्लास में क्या लिखते थे जानते हैं? कला ही जीवन है, ऊपर लिखते थे पहले, चाहे वो, और रद्दी आर्ट बना देते, किसी काम का नहीं होता था। हाँ, लेकिन मतलब कमल का फूल भी बनाते थे तो ऐसा लगता था गुलाब का फूल है, वो गलती से फैल गया। लेकिन लिखते जरूर थे कि कला ही जीवन है। हाँ, और फिर जीवन पहली बार ये पता चला कि कला जीवन है, यानी लाइफ इज एन आर्ट। फिर पता चला आर्ट इज एन लाइफ। सर तो बोलते थे आर्ट इज एन लाइफ। अब जीवन की परिभाषाएं बहुत परिवर्तित हुई बाद में। कई सारे तत्व पढ़े, कई सारे किताबों को पढ़ा, तो पता लगा कि जीवन को पढ़ते पढ़ते जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन की परिभाषा जीवन से प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसके लिए अजीवन को समझना पड़ेगा, है ना। तो जाके जीवन पता चलेगा। बहरहाल पॉइंट, आइए वापस चलते हैं। सेल्यूलर एलिमेंट्स, ठीक है। लिखिए प्लाज्मा में लिखिए। प्लाज्मा मानव शरीर में, प्लाज्मा मानव शरीर में तकरीबन 55% हिस्सा रक्त का घेरे रहती है। 55% हिस्सा घेरे रहती है। 55% हिस्सा घेरे रहती है। यह एक पीले रंग का
पीले रंग का तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है जो निम्न तत्वों को निम्न तत्वों को यानी एज फॉलोइंग, निम्न तत्वों को अपने अंदर समेटे हुए है, निम्न तत्वों को अपने अंदर समेटे हुए है। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं आप लिखिए, 1 2 3 करके लिखिए, 1 2 3। पहला लिखिए, 1 में लिखिए पानी, तकरीबन 90 से 92%, 90 to 92%, 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है, पानी ही होता है। आगे लिखिए 6 से 7% प्रोटीन होता है, 6 to 7% प्रोटीन, और बाकी के 2%, 2 से 2.5%, 2 से 3% तक अन्य अन्य घुलनशील तत्व होते हैं, अन्य घुलनशील तत्व होते हैं। अब प्रोटीन में लिखिए, प्लाज्मा के अंदर 3 विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर 3 विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। पहला प्रोटीन है एल्बुमिन, एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, और तीसरा है फिब्रिनोजेन, 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 सर FIBR। एक बार रिपीट रिपीट कर दो तीनों के नाम। एल्बुमिन, कौन बोला, मेरे को नाम नहीं लिखा। अच्छा, राधा। राधा। हम्म, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, GLOBULINS, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, FIBRINOGEN, फिब्रिनोजेन। 3 मूल प्रोटीन है, इन तीनों का कार्य बड़ा विशिष्ट है मानव शरीर में, और रक्त में बहुत बहुत बड़ा रोल इन तीनों का है। आगे लिखिए, अन्य घुलनशील पदार्थों में गैस गैस जैसे जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एवं फैटी एसिड्स, एवं फैटी एसिड्स। आगे लिखिए, एवं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, सोडियम का Na, पोटेशियम का Ka, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम यानी Mg, क्लोरीन यानी Cl इत्यादि पाए जाते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं। आगे लिखिए, इसमें इसमें वेस्ट मटेरियल्स भी सीमित मात्रा में उपस्थित होता है, वेस्ट मटेरियल भी सीमित मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटेनिन, बहुत जरूरी चीज है ये क्रिटेनिन, क्रिटेनिन एवं अमोनिया इत्यादि, अमोनिया इत्यादि। ये वही सारी चीजें हैं जिनके कारण से यूरिन में बदबू पैदा होती है। ठीक है, यूरिक एसिड की अभिवृद्धि हो जाने पे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाता है तो बहुत भारी तत्व होता है, रक्त के लिए इसे वापस
पूरे शरीर में दौड़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पैर के अंगूठे में जाके उसे रिलीज करके, मतलब वहां से वहां तक तो पहुंच जाता है। घुटने के पास भी, जब घुटने के पास एकत्रित होता है तो दर्द होना तय है घुटने के अंदर। और धीरे धीरे अंगूठा जो है पैर का, उसका बिल्कुल जो अगला हिस्सा है वहां पे ये जाके एकत्रित होता है। और जैसे ही अत्यधिक मात्रा में यूरिक एसिड एकत्रित हुआ, अंगूठे का अगला हिस्सा बहुत जोर से टिप 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 करके दर्द करना शुरू कर देता है। अच्छा, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में यही एक अंतर है। हिंदी भाषा में दर्द को कई प्रकार से समझाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में सिर्फ पेन नाम के शब्द से आप समझ सकते हैं। हिंदी में जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया ना कि दर्द हो रहा है तो टिप 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 कर रहा है, अब इसे अंग्रेजी में बोलोगे तो बोलोगे पेन हो रहा है। ठीक है, पेट के अंदर अगर गैस बनी है तो आप बोलोगे गैस जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है। वो भी भारी भारी सा पेन का ही एक उदाहरण। फिर पेट मरोड़ रहा है, मरोड़ भी तो होती है पेट के अंदर की, लग रहा है जैसे पेट को कोई बिल्कुल मरोड़ रहा है। वापस अंग्रेजी में पेन हो रहा है। इसीलिए हिंदी बहुत शानदार भाषा है। ठीक है, हिंदी में क्या है कि वी हैव अ लॉट ऑफ विजुअल्स ऑफ एक्सप्रेशंस, हम कई प्रकार से समझा सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। बहरहाल, क्या क्या लिख लिया? प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन लिख लिया, वेस्ट मटेरियल्स लिख लिया, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को लिख लिया, उसके अंदर उपस्थित सारे जो गैसेस हैं उनका वर्णन हम लोगों ने कर लिया है। आगे लिखिए प्लाज्मा का, लिखिए प्लाज्मा का एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन ऑस्मेटिक बैलेंस बनाने में, ऑस्मेटिक बैलेंस बनाने में, ऑस्मेटिक बैलेंस बनाने में कार्य करता है। ऑस्मेटिक बैलेंस का तात्पर्य होता है पानी और, पानी और रक्त लवण, नमक, साल्ट, पानी और साल्ट की मात्रा को, की मात्रा को सुनियोजित रखना, सुनियोजित रखना, पानी और नमक की मात्रा शरीर में बनाए रखना। अभी अगर नमक की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाए ना तो आपको तुरंत लो बीपी हो जाएगा और आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कौन मेंटेन रखता है? ये एल्बुमिन प्रोटीन का कार्य है कि वो आपके शरीर में ऑस्मेटिक बैलेंस हमेशा बना के रखे। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर बार बार रहता है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? आपको चेक करना है उनका ब्लड। और ब्लड के अंदर रिपोर्ट आएगी एल्बुमिन प्रोटीन की। हर एलएफटी में, हर सीबीसी में, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में एल्बुमिन प्रोटीन लिखा रहता है कि जरूरत से ज्यादा है या जरूरत से कम है। यदि कम है तो आपको एल्बुमिन प्रोटीन सेटल करना है, और यदि ज्यादा है तो वो हाई बीपी का कारक बन जाता होगा। दोनों ही परिस्थिति में ब्लड प्रेशर के, ब्लड के ऊपर प्रेशर तीव्र या कम हो सकता है। तो बीपी रोग को समाप्त करने के लिए एल्बुमिन प्रोटीन का योगदान अपने आप में बहुत जरूरी है, खास करके प्लाज्मा के परिप्रेक्ष्य में। आगे लिखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म निर्धारित करता है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि सुरक्षा तंत्र का निर्वहन करता है। और फिब्रिनोजेन प्रोटीन, और फिब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। आगे लिखिए प्लाज्मा के अंदर उपस्थित 90 से 92% पानी, प्लाज्मा के अंदर उपस्थित पानी, वाटर, तापमान के नियमन, टेम्परेचर मेंटेनेंस, टेम्परेचर मेंटेनेंस, विभिन्न तत्वों के संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और विभिन्न तत्वों को एब्जॉर्ब करने में योगदान देता है। विभिन्न तत्वों को एब्जॉर्ब करने में अपना योगदान देता है।
ठीक है, आगे लिखिए। प्लाज्मा के अंदर उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी है, क्लोरीन, प्लाज्मा के अंदर उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स रक्त के क्षारीय गुणों का निर्वहन करते हैं, उसे बनाए रखते हैं। रक्त का क्षारीय गुण बनाए रखते हैं, पीएच बफरिंग में उनका योगदान है। ठीक है, बस प्लाज्मा इसी के साथ समाप्त होता है। अब आगे रक्त में दो चीजें बची हैं जिसको बोलते हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, जिसके विषय में हम लोग कल के लेक्चर में अपना अध्ययन पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, बहुत संयमित गति से चल रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर योग्यता आती जाएगी आप लोग अपने आप को तैयार करते जाएंगे अगले लेवल के लिए। ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतनी बातों का सिर्फ आपको करना ये है, 1 घंटा अगर हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो 1 घंटा अगर आप मेरे लिए निकाल लेंगे, जब भी दिन में मौका मिले तो उतना अध्ययन कर लीजिए, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से दोहरा देते हैं जो पिछली कक्षाओं को हम लोगों ने अभी तक करा है। हमने कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे ही ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के तहत, सुनिए सिर्फ, देखिए नहीं, सिर्फ सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सुन के भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। ऐसे ही ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के तहत किया जाता है। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी के तहत किया जाता है। ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं और तीनों का अध्ययन मैंने आपको बताया। कार्ल लैंडस्टीनर का बहुत योगदान है ब्लड के अध्ययन में, वो भी हम आगे जानेंगे। ऐसे ही ऊतकों के अध्ययन में लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, बेंडा इत्यादि का बहुत योगदान रहा है। और हिस्टोलॉजी वगैरह के लिए भी अन्य कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिसमें चार्ल्स का बहुत बड़ा नाम हमारे सामने आता है। जब हम लोग बात करते हैं कोशिकाओं के अंदर के तत्व के लिए, तो सबसे पहले सेल की मेम्ब्रेन आती है बाहर से, उसके बाद गोल्जी का अपैरेटस आता है, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई मूल तत्व है। जब बात करते हैं मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन मूल रूप से 3 चीजों से बन के आती है, जिसमें प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स का अपना योगदान है। गोल्जी अपैरेटस का कार्य है किसी भी तत्व को बांधना, बांध के बाहर भेजना, जिसमें सबसे ज्यादा वो जिसे बांध के बाहर भेजता है वो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, साथ में उसका सहयोगी है लिपिड्स। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 हिस्सों में मूल तौर पर बंटता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। और रफ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स के दाने आपके चिपके पड़े हैं। अब ये राइबोसोम्स पैदा कहाँ हुआ? न्यूक्लियस के अंदर, जो कोशिका के अंदर केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर जो स्थिति है वहां से राइबोसोम्स उसके छिद्रों से निकल के आता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, हाउस, पावर हाउस कहा जाता है। न केवल कोशिका का अपितु पूरे शरीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक हो या कई हजार भी, कई सौ भी, या कई मात्रा में, कई सारी मात्रा में हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत अपना मूल योगदान निभाती है और एटीपी प्रोडक्शन में साथ देती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का सबसे ज्यादा सघन कोशिकांग है, यानी सेल बॉडी है, सेल ऑर्गेनल है। और न्यूक्लियस के अंदर समस्त कोशिका का सबसे ज्यादा वजन रहता है, यानी 80 से 90% भार जो है वो कोशिका का न्यूक्लियस ही लिए हुए रहता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो जनन गुण है, जनक गुण है, जो पैतृक गुण है, उनको निर्धारित किया हुआ वो कोड्स रहता है, जिसे डीएनए नाम से जाना जाता है। आरएनए की भी उपस्थिति होती है। आरएनए 2 प्रकार का होता है, टीआरएनए और एमआरएनए। ये भी याद रखना है, ट्रांसफर और मैसेंजर आरएनए, इन दोनों का अपना अलग अलग कार्य है। योग एनाटॉमी के दृष्टिकोण से आपको इससे ज्यादा डीप जानने की आवश्यकता नहीं है आरएनए और डीएनए में। ये है, डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स फॉर्मेशन में रहता है, ये भी एक बड़ा बिंदु है।
है, द्वि आधारित कुंडलीय संरचना होती है आपके डीएनए की, जिसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। केंद्रीय एसिड के तौर पे यह स्थापित होता है। मनुष्यों के अंदर कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, और मात्रा में अगर काउंट करें तो जोड़ी को यानी 2 से अगर गुणा कर दे तो 46 की मात्रा में क्रोमोसोम्स होता है, जिससे पैतृक गुणों को हम आदान प्रदान करते हैं। फिर बात आती है कोशिका ऊतकों की, यही मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ऊतकों में वापस बात करें तो ऊतक जो है वो 4 प्रकार का, सेम प्रकार की कोशिकाएं, सेम प्रकार का कार्य, ऊतक का निर्माण हो जाता है। हिस्टोलॉजी के तहत अध्ययन हुआ, 4 प्रकार का ऊतक है: कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस। मस्कुलर यानी जिससे मांसपेशियां बनती है, नर्वस यानी कि जिससे शरीर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, एपिथेलियल का है मतलब उपकला, जो आपके शरीर को जो आवरण दे रहा है, जो घेरे हुए है चारों तरफ से, वो एपिथेलियल, और कनेक्टिव यानी जो जोड़ने का कार्य कर रहा। इन्हीं में एक उदाहरण है ब्लड और दूसरा उदाहरण है बोन्स का। बोन्स को हम आगे भविष्य में पढ़ेंगे ही, ब्लड का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ब्लड को देखा जाए तो इसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। अप्रॉक्स 55% मानव शरीर में प्लाज्मा की उपस्थिति है। बाकी के बचे हुए प्रतिशतों में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स होती है, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की मात्रा होती है। 55% प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज है वो है 90 से 92% तक पानी। पानी का कार्य है कि आपके शरीर के अंदर हीट मेंटेनेंस को, वो आपके शरीर की जो गर्मी है उसको मेंटेन रखे, और साथ में किसी भी चीज को एब्जॉर्व करने, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी न्यूट्रल उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी उसको बढ़ने नहीं देता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो रक्त के अंदर जाए तो रक्त की गति बहुत तीव्र कर देते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह है। तो वो अगर वो पानी के साथ ट्रेवल करेगा तो उतनी परेशानी नहीं होती। यानी मैं टेस्टोस्टेरोन की बात नहीं कर रहा, मैं अन्य चीजों की बात कर रहा हूँ जो आपके शरीर के अंदर दौड़ रहे हैं। तो पानी ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। हैवी दवाइयां जो आप खाते हैं, पानी के साथ पीते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत अपने प्रभावों को धीरे धीरे इजीली लेके जा रहा है, लिवर तक पहुंचा रहा है। अगर ज्यादा एक ही बार में घुल जाएगा, हो सकता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ही दिक्कत क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ये पानी का अपना गुण है। बची बात 7% की, तो 7% होता है प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फेब्रिनोजेन। इन तीनों का कार्य मैंने आपको लिखाया ही। ऑस्मोटिक बैलेंस, साथ में टेम्परेचर मेंटेनेंस, और रक्त के थक्के को जमाने के लिए इसका कार्य होता है। फिर बात आती है आपके अन्य अदर सॉल्युबल्स की, जो 2 से 3% तक होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस, विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स, जैसे आपका यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि होता है। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की स्थिति है, और इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन इत्यादि पाया जाता है। ये आपके प्लाज्मा का अभी तक का अपडेट रहा। तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसको एक बार मैंने 5 मिनट के अंदर आपके साथ साझा कर दिया, दोहरा दिया। ऐसे ही जिस रफ्तार से मैंने आपको याद दिला दिया सारी बातें, ऐसे ही आपकी बारी होगी, आप भी अभी दोहरा के मुझे बताएंगे, जिसका भी मैं नाम लूंगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि एक एक चीज चलिए शुरू करते हैं फाल्गुनी बोरसे से। फाल्गुनी जी, कोशिका को अपनी अपनी आवाज दीजिए। हम्म। आ रही है, आवाज आ रही है, आप शुरू करें। कंपोनेंट बताओ। सब कुछ बताइए, जो जो कोशिका के बारे में जो भी जानती हैं। वीडियो बंद हो गई आपकी। हम्म। सेल में मेनली न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जो सबसे ज्यादा हेवी होता है। गोल्गी apparatus होता है। हम्म, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोशिश की। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी सेंटर होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए मतलब सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बढ़िया। अलावा क्या है? क्या? बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने, बहुत शानदार बोली। चलिए अगले अगले वक्ता की तरफ चलते हैं, गोपाल सोनी जी की तरफ रुख करते हैं। कान में कुछ लगाए हुए हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं ध्यान से। ऊपर से आपने लगा रखा है क्या वो, आपका ईयरफोन? अच्छा ठीक है।
ऊतकों के विषय में बताइए, उपकला ऊतक के विषय में बताइए, गोपाल सोनी जी। उपकला ऊतक में उपकला क्या है वैसे? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। उपकला यानी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है पूरे बॉडी को हमारे घेरे रखता है, और ये सेमी परमिएबल होता है, और इसके अंदर क्या नाम है, ये ब्लड, जो भी हमारे जितने ब्लड वेसल्स होते हैं इनकी कवरिंग जो है ये एपिथेलियल टिश्यू है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं 1000 शब्द आपको बताऊं, आपको अगर 100 भी याद रहता है ना, तो फिर कम से कम याद रखने का गुण आपके अंदर आना चाहिए, भूलने का गुण नहीं आना चाहिए। देखो आधे तो वीडियो कैमरा बंद करके भाग गए, है ना कि ना मैं देखूंगा ना मैं आमंत्रित करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डरो नहीं, मंच पे आके आप बोलना सीखो। आज नहीं बोलोगे, कल बोलोगे, है ना। धीरे धीरे आपको बोलना है। गलत बोलो, क्या क्या फर्क पड़ता है ना। आपको कौन ही जानता है ये बताओ। मुझे ही आप लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते होगे कि मैं आपके सामने कितनी बार हूँ, है ना। तो आपको भी यहाँ कोई नहीं जानना है, आप कहाँ से हो, कौन से राज्य से हो। और इसमें किसी की कोई दिलचस्पी भी नहीं, इवन मेरी भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं ये बहुत जानने में इंटरेस्ट दिखाऊं कि आप कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या किया। मेरा तो उद्देश्य आपके साथ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम लोग एक एक पथ के पथिक हैं। उस पथ पे हम लोग साथ हैं, तो हमें बेइज्जती से नहीं डरना है। जितना हो सके, चाहे गलत चाहे सही, जो भी है वो बताना है। स्वाति जी, टिश्यू कोशिका के विषय में बताएं। सर हम्म, बोलो, कुछ भी बोलो, उल्टा सीधा बोलो। सारी कोशिका। हाँ हाँ, हमारी सारी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है, और सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी में। बहुत बढ़िया। और 200 अब हमारी बॉडी में सेल्स हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और सर मैं थोड़ा स्लो हूँ, मेरे को सुन के याद नहीं होता एकदम। कोई बात पढ़ना नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए ह्यूमन गुण जो है ना, वो किसी भी पानी से तेज आकार प्राप्त करने का गुण होता है मनुष्यों का। पानी को लोटे सर में। सारे सेल मेम्ब्रेन, सब सेल्स की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। हम्म, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह काफी हम्म, सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इन सबसे मिलके बना होता है। हम्म। चलिए, वेल ट्राई, बहुत बढ़िया। अमन कुमार राणा जी, सब लोग बहुत शानदार बोल रहे हैं। राणा जी, अमन कुमार राणा, अनम्यूट कीजिए फिर शुरू करें। हाँ। सर मनुष्य का शरीर जो है काफी सेल से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। और सर सेल में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का पावर हाउस कहलाता है। और हमारे सेल डिवीजन की प्रक्रिया सेल के द्वारा होता है, जिसमें जिसे जायगोट भी कहते हैं। और 23 जोड़े। जयगोड नहीं कहते हैं जी हाँ, सर फिर। मैंने कहीं पढ़ा था, जायगोट पढ़ा था कहीं। जाइगोट क्या होता है? जब ह्यूमन यानी मनुष्य की जनन कोशिकाएं और मातृत्व कोशिकाएं महिलाओं की आपस में मिलती हैं, जैसे स्पर्म और ओवम बोला जाता है, वो दोनों कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं, तो फ्यूजन के फलस्वरूप एक नई कोशिका का जन्म होता है, जिसे जाइगोट बोला जाता है। यही जाइगोट कालांतर में बड़ा होके एक बालक का रूप लेता है, जो ठीक 9 महीने के उपरांत जन्म लेता है, इस पृथ्वी को, इस संसार को देखता है। उस प्रथम स्वरूप को जाइगोट बोला जाता है, जहां स्पर्म और ओवम आपस में आके फ्यूजन स्वरूप एक नई कोशिका का आकार लेते हैं। तो जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा तो ठीक है, लेकिन कोशिका के स्वरूप में जाइगोट अभी उत्तरदायी नहीं है। जाइगोट आप ऐसे बहुत सारी चीजें इसके विषय में आगे, ये है आपके लेक्चर में, मैं भविष्य में जरूर बताऊंगा इसको। सर एक हमारा प्रश्न भी था इसमें। प्लीज। सर जैसे ब्लड क्षारीय होता है, अगर ये अम्लीय होता तो क्या होता? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर अम्लीय होता तो क्या होता? एसिडिक, एसिड का गुण होता है, हर एसिड्स का अपना गुण होता है। और क्षारीयता का भी गुण होता है। एसिडिक, अगर एसिड, जैसे मान लो आपके शरीर में अगर कोई एसिड बढ़ जाए तो एसिडिटी आती है ना,
बहुत ज्यादा वर्ब्स आते हैं ना, डकारे कैसी खट्टी डकारे आती हैं, देखा जी आप? हर चीज का एक गुण है। खाना जो है वो पहले मुंह में क्षारीय, फिर अम्लीय, फिर क्षारीय, इसी स्वरूप में चलता है, उसका स्वरूप अलग अलग परिवर्तित होता है। बहुत सारे, बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है। डिस्कशन इसके विषय में व्यापक मात्रा में होगा। अभी सबको मौका देते हैं बोलने का एक बार, है ना? जी सर। पवनी बग्गा जी। कोशिका के इवनिंग हम्म जी सर। बताइए बताइए, कोशिका के विषय में बताइए। Sir, cell is the smallest unit and it is the basic structural and functional unit of all the living organisms. And cell has a cell wall, cell membrane. Then there's a liquid fluid inside it, which is called cytoplasm. There's nucleus. There's mitochondria, the powerhouse of the cell. Then there's lysosome, ribosome, and there's endoplasmic reticulum, which is subdivided into smooth and endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. हम्म बहुत बढ़िया, वेल ट्राई, वेल ट्राई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जो अभी अभी पूछा इन्होंने, कि क्षारीय से अगर, यानी अगर कुछ एल्केलाइन है या बेस है और उसे एसिडिक अगर वो हो, अगर वो क्षारीय ना एसिडिक होता तो क्या होता? एसिडिक और क्षारीय होने में कॉमन सेंस का उत्तर है, अगर बहुत कॉमन सेंस से पढ़ेंगे तो। मैं उत्तर तो इसका अभी दे देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाएं क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे एक बात याद है, थोड़े दिन पहले मैंने आप लोग को एक चीज बोला था कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है ना, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, समझे राणा जी? तो यदि ऑक्सीजन, यदि ये क्षारीय ना होके अम्लीय होता तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत डिक्रीज हो जाती, इवन बाइंड ही नहीं हो पाती। और बाइंड नहीं होता तो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक नहीं जाता, कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती। तो इसलिए ये एसिडिक नहीं है ना? सर, सर हाँ इवन आप डीएनए का फुल फॉर्म बता रहे थे लास्ट 2 क्लास पहले, तो उसमें आपने ये स्पेसिफाई भी किया था डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, तो और ऑक्सी इसमें हाँ है, तो सेल ऑक्सीजन, हैज ऑक्सी इन इट, दैट इज ये व्हाई। सब कॉमन सेंस के प्रश्न हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तारा कुमारी जी की तरफ चलते हैं। तारा जी, सेल डिवीजन बताइए। ये सरप्राइज उस दिन वाला मैं question क्लास में उपस्थित नहीं थी। है। अरे ये तो बहुत, तो आपने वीडियो भी नहीं देखा? वीडियो जरूर देखिए। नहीं, मैं भी देख नहीं पाई हूँ। हाँ, देखिएगा, जरूर देखिएगा। चलिए प्रियंका शर्मा जी की तरफ चलते हैं। कोशिका विभाजन पे 2 लाइनें हो जाएं प्रियंका जी। बोलिए, आज मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक क्रांति की शुरुआत की है, भविष्य में आप भी एक क्रांति की शुरुआत कीजिएगा ना। आप लोगों से भी तो अनुरोध है कि कल को कुछ बड़े आदमी बन जाओगे आप, योग में बड़े आदमी, वैसे तो सब बड़े आदमी ही हैं, योग में जब बड़े आदमी बन जाइएगा तो कुछ आप भी नई क्रांति का सूत्रपात कीजिएगा, है कि नहीं? अभी बोलिए, मंच पूरा आपका है, इतने सारे लोग सुनने को तैयार है। प्रियंका जी उड़ान भरिए, कुछ भी बोलिए, उल्टा सीधा जो भी हो, कि सेल को अम, आरी लेके बीच में से काट देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन, है ना? कुछ भी तो बोलिए। है फिर से हम्म बात होएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। हर बार हमारे सेल्स जो नष्ट होते हैं, हम्म फिर से उन्हें बनने के लिए सेल डिविजन्स हम्म होता है, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट हाँ इम्पोर्टेंट है, उसमें केंद्रक अपना बहुत मूलभूत योगदान देता है। योगदान देता है। माइटोसिस एंड मियोसिस नाम के 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, जिसे समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री 3 प्रकार का होता है, विभाजन कहा जाता है। इसमें 5 प्रक्रियाएं होती, 5 लेवल्स होता है, एनाफेज, मेटाफेज, प्रीफेज, ऐसे करके 5 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के आधार पे कोशिकाएं जन्म लेती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। मातृ कोशिकाओं से जनन कोशिकाएं बिल्कुल हूबहू वैसी ही दिखती हैं, हाँ? जितना क्रोमोसोम्स उसके अंदर होता है, सारा का सारा गुण इसके, इस कोशिका के अंदर भी होता है। इतनी सी बात है, और इससे ज्यादा तो कुछ हमें जानना नहीं, ज्यादा। ठीक है, किसने खोजा था ये भी जानना बड़ा जरूरी है।
किसके द्वारा ये रिसर्च की गई थी, कौन किसने सबसे पहले ये पूरा गुण निर्धारित किया था। बहरहाल चलिए, आज की कक्षा बड़ी शानदार हुई। मुझे अपेक्षा है कि काफी सारे लोगों ने बोला। अगली कक्षा में आप लोगों को वापस मौका मिलेगा और ये मौका मिलते रहना चाहिए। कोई भी चीज आप भूले ना, जब आप बोलेंगे, मैंने आपको बताया ना कि आदमी परीक्षा देने का डर उतना नहीं सताता जितना पढ़ाने का डर सताता है। अगर आप किसी को, आपको बोल दिया जाए कि कल इस क्लास को आप पढ़ाएंगे, तो आप यकीन मानिए आप पूरी किताब याद कर जाएंगे अगर कल पढ़ाना होगा। लेकिन अगर वही याद करके आपको परीक्षा देनी हो, तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं घुसेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज की अपेक्षा करता है वो है सम्मान, और जिस चीज से सबसे ज्यादा वो डरता है वो है अपमान, है ना। अपमान से ज्यादा घातक चीज किसी मनुष्य के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए अपनी बेइज्जती ना हो तो चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती है। तो हमेशा ये मान के चलिए कि आपकी बेइज्जती होने ही वाली है, ठीक है। और इस कक्षा में बेइज्जती नहीं, बेइज्जती समाज में, अनटिल अनलेस आपको कुछ ना है तो। और ना आना बुरी बात नहीं है, भूल जाना बुरी बात नहीं है, न आने के बाद सीखने की इच्छा का ना होना ये बुरी बात है। और एक और गुरु मंत्र देता हूं आपको, लिखिएगा। मंत्र मतलब दिमाग में लिखिएगा, पेन से मत लिखिएगा। कि कोई किसी चीज के लिए बहाना बनाना एक झूठ बोले जाने से 1000 गुना ज्यादा बड़ा पाप है। अगर आपके अंदर बहाना बनाने का गुण आ चुका है, तो आप झूठ बोले जाने वाले व्यक्ति से 1000 गुना खतरनाक पापी व्यक्ति हैं आप, याद रखिए, ठीक है। तो बहाना बनाने का गुण अपने अंदर आने ही मत दीजिए। जिस भी दिन आपने बहाना बनाना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका धीरे धीरे डेवलपमेंट कम होता चलता चला जाएगा। झूठ बोलना सीख लीजिए, वो आसान काम है, झूठ बोल दीजिए। लेकिन बहाना बनाइए मत, वो बड़ी खतरनाक चीज। बहाना बनाने का मतलब है कि आप खत्म, आपका पूरा करियर खत्म। बहानेबाजी बिल्कुल नहीं आपके प्रति, ठीक है। आइए कमर गर्दन सीधी करते हैं, आज की कक्षा को यही समाप्त करेंगे। शांति पाठ। कोमलता पूर्वक आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल ईश्वरीय भाव, तुरंत कनेक्ट कर जाएंगे आप अपने परम परमात्मा से। भाव विभोर होके ईश्वर का आभार व्यक्त करें, जिनके कारण से योग जैसी विद्या हमें सीखने का मौका मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुः यत भद्रम तन्यासुः। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे दोनों हाथ रब करें, आंखों पे लगा लीजिए, समस्त शरीर पे लगा लीजिए, समस्त चेहरे पे लगा लें। और आज की कक्षा का यहीं पे समापन होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।